गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको पहले वाले वीडियो में दिखाई देंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सभी क्वेश्चन मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दी है और हमें प्रूव करना है कि ए की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए। इसमें ए की वैल्यू रखिए इंटू दूसरे ए की वैल्यू भी वही होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई करके मैंने नहीं दिखाया गया है क्योंकि मैं मल्टीप्लाई आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पहली रो की पहली कॉलम में इस प्रकार की मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्राप्त करने के बाद अब आपको ए की क्यूब प्राप्त करनी है। ए की क्यूब कैसे होती है? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये है इंटू ए की वैल्यू ये है। इसमें मैंने पूरी गुना करके आपको दिखाई है। देखिए पहली रो की पहली कॉलम में गुना कीजिए 5 प्लस 0 प्लस 16। पहली रो की दूसरी कॉलम में गुना, पहली रो की तीसरी कॉलम में गुना। ये मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसे हल करके और जोड़ने के पश्चात हमारे पास ए की क्यूब की वैल्यू ये आ गई। समझ में आ रहा है सभी की? ए की क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ए क्यूब वैल्यू निकालने के पश्चात हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अब आप ये क्वेश्चन उठाएंगे अपना, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। इसमें ए क्यूब की वैल्यू आपने पुट की माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू प्लस 7a की वैल्यू प्लस 2 इंटू आई। आई एक यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव का मान आपको पता होगा। अब आपको करना क्या है? पहले वाली जो की तो इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। प्रत्येक एलिमेंट में 6 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें 7 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए और इसमें 2 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए। अब आप इसे जोड़िए। प्लस प्लस वालों को जोड़कर जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो अपने आप ही ये सब क्या आ जाएगा? शून्य। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ कैसे। पहले प्लस वाले जोड़िए, 21 और 7 28 और 2 30 30 0 और ये हो गए 48। इसे जोड़िए 12 24 30। इसे जोड़िए 48 0 78। 78 कैसे हो गए हैं? देखिए इन दोनों को, तीनों को जोड़कर इसमें से माइनस करना है आपको। 30 12 48 0 24 0 48 30 78। जैसे आप इसमें से घटाते हैं तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यही बात सिर्फ करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इसमें a बराबर दिया हुआ है, i बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में a और i की वैल्यू दी है और दिया है a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर बराबर a इंटू ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए पहली रो पहली कॉलम के हिसाब से। मल्टीप्लाई करने के पश्चात a स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है। अब अपना क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन है हमारा a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i। इसमें a स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू k a की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आई की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1। आई अपने हिसाब से लेते हैं। अगर 2/2 की होती है तो आई भी 2/2 का लेते हैं। अगर दूसरी मैट्रिक्स 3/3 की होती है तो आई भी 3/3 का हो जाता है। 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के के अंदर गुना कीजिए 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ये अंदर मल्टीप्लाई की हमने के की। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 0 0 2। हल कीजिए इसे 1 माइनस 2 4 माइनस 4। इसे घटाइए इसमें से तो क्या बन जाएगा? 3k माइनस 2। इसमें से इसे घटाएंगे माइनस का 2k, इसमें से इसे 4k, इसमें से इसे 2k माइनस 2। अब आप कोई से की भी तुलना कीजिए, सबसे k की वैल्यू बराबर आएगी। इसकी तुलना कर सकते हैं, कोई से एक टर्म की तुलना कीजिए। जैसे ही आप इसकी तुलना करते हैं देखिए 4k बराबर 4, k बराबर 1। यही हमारा आंसर है। अगर आप इससे तुलना करते -2 बराबर -2k तो यहाँ से भी k की वैल्यू आपकी 1 ही आती है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और फिर आपने जो समीकरण दे रखी है उसने तो ए स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी, के ए की वैल्यू पुट करी, आई की वैल्यू पुट की, इसे सोल्व किया। तो कंपेयर करते हैं, कोई सी भी टर्म की कंपेयर कर लीजिए, सबसे के की वैल्यू इक्वल ही आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, a बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0 ये दिया है और हमें प्रूव करना है i प्लस ए बराबर i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास केवल i प्लस ए है, i प्लस ए, i की वैल्यू आपको पता है 1001 प्लस a की वैल्यू इसने गिवन है। तो जैसे ही इसे इसमें आप जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 1 माइनस का टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1। तो ये हमारा LHS आ चुका। अब आपको RHS उठाना है। RHS हमारा है i माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा। देखिए i माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमें i माइनस ए की वैल्यू पता होगी। ये वैल्यू तो एज इट इज i माइनस ए, जब i प्लस ए की हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसमें अगर माइनस हो तो i माइनस ए की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। i में से माइनस कीजिए से, तो जैसे इसमें 1 में से 0 घटाते हैं 1, 0 में से माइनस का टेन अल्फा बाई टू घटाते हैं तो प्लस का आ जाएगा, 0 में से टेन अल्फा बाई टू घटाते हैं तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, 1 में से 0 घटाते हैं तो 1। तो ये i माइनस ए की वैल्यू आ गई, ये एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपको पता है, पहली रो की पहली कॉलम में गुना, पहली रो की दूसरी कॉलम में गुना, दूसरी रो की पहली कॉलम में गुना और दूसरी रो की दूसरी कॉलम में गुना, ये मल्टीप्लाई कर दी। अब मैंने क्या किया है, टेन को खोला है। टेन को कहीं में खोला है, साइन बटे कोस में। कोस अल्फा एज इट इज प्लस साइन अल्फा भी एज इट इज, लेकिन टेन अल्फा को साइन बटे कोस में। इसी प्रकार मैंने सारी टर्म खोली हैं। सारी टर्म में कोस अल्फा साइन अल्फा को कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस जहाँ भी हमारा टेन अल्फा बाई टू था उसको हमने साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू में खोला है। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, यानी कि कोस अल्फा बाई टू की क्रॉस गुना, इसकी इसमें गुना करते हैं, 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 तो क्या आ जाता है। देखिए जैसे इसकी इसमें गुना करते हैं तो बन जाता है कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। ऐसे आप दूसरी टर्म देखिए, इसमें बन जाता है माइनस का साइन अल्फा की इसमें गुना होती है कोस अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ टर्म। अब देखिए ये फॉर्मूला बन जाता है कोस है कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कहीं का बन जाता है कोस है कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का। इसी प्रकार से ये भी कोस ए माइनस बी का बनता है। इसी प्रकार से ये बनेगा साइन का, क्यों, क्योंकि इसमें एक साइन है एक कोस है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस है साइन बी, तो ये बन जाता है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का। इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेकर ये बीच में माइनस आ जाएगा, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का बन जाता है। अब अल्फा में से अल्फा बाई टू जाएगा, कोस अल्फा बाई टू ही बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 1। इसी प्रकार इससे कैंसिल होकर 1, यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू बचेगा, साइन अल्फा बटे कोस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पर भी साइन बटे कोस टेन अल्फा बाई टू। तो आप देखेंगे यही LHS आ रहा था, यही RHS आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। तो दोबारा से फिर देखेंगे, i प्लस ए तो निकालना बड़ा आसान है, i और a की वैल्यू रख दी, तो LHS में तो कुछ भी हल करना नहीं पड़ा। परंतु RHS में i माइनस ए की वैल्यू रखते हैं। i माइनस ए का मतलब i में से a को घटाकर, जिस प्रकार i में a जोड़ा है उसी प्रकार i में a घटाकर लिखते हैं, और इसकी गुना में जो दी है मैट्रिक्स वो लिखते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपने क्या किया है, टेन को, जितने भी टेन वाले टर्म है उन्हें खोला हमने, काहे में, साइन बटे कोस में। अब इस कोस की तिरछी गुना कर इसका एलसीएम ले लिया, सबका एलसीएम कोस अल्फा बाई टू ही आता है, और ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कोस ए माइनस कोस बी तथा साइन ए माइनस साइन बी। इसे सोल्व करने के पश्चात हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इसमें दिया गया है कोई व्यापारी संघ है, उसके पास 30,000 रुपये हैं, उसे दो अलग अलग
प्रकार के बॉन्ड में निवेश करने हैं, पहले प्रकार के बॉन्ड पर उसे 5% का इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे प्रकार के बॉन्ड पर 7% का उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो वे किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करे कि उसे एक बार जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1800 रुपये प्राप्त हो जाए और दूसरे पार्ट में इसने पूछा है 2000 रुपये प्राप्त हो जाए। तो आप क्या मानकर चलेंगे, लेट द सम इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बराबर एक्स। मानकर चलते हैं कि मानव है अपनी पूंजी का जो x रुपये है वो पहले बॉन्ड में निवेश करता है और टोटल पूंजी उसके पास थी 30,000, तो दूसरे बॉन्ड में निवेश करेगा कितने, 30,000 माइनस x। पहले बॉन्ड में हमने कितना माना, x रुपये निवेश करता है और दूसरे बॉन्ड में कितने निवेश करेगा, 30,000 माइनस x। अब फर्स्ट बॉन्ड में जो निवेश करता है उस पर इंटरेस्ट कितना है, उस पर इंटरेस्ट है 5% और सेकंड बॉन्ड में जो निवेश करता है उस पर इंटरेस्ट कितना है 7% और टोटल उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है 1800 रुपये। गिवन है ये बात। तो हमारी मैट्रिक्स बनती है x इंटू 30,000 माइनस x, ये रो में लेते हैं और जो आपको ब्याज मिलता है उसे आप कॉलम में लेंगे। तो ये आपको रो में लिखना है और ब्याज क्या लेते हैं कॉलम में, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है 1800 रुपये, क्योंकि टोटल ब्याज हमें 1800 रुपये मिलता है। अब आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, x की 5% में परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, 30,000 माइनस x की 7 में, 7 की 30,000 में 2,10,000 माइनस 7x बटे में कितना 100। जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं 7 में से 5 गए माइनस के 2x बटे 100 बराबर 1800। इन दोनों की कंपेयर करते हैं, 30 से गुना कर यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो x बराबर आपका आ गया 15,000। इसका मतलब यह है कि पहले बॉन्ड में वह 15,000 रुपये निवेश करेगा और दूसरे बॉन्ड में कितने निवेश करेगा 30,000 माइनस x। तो जब पहले x की वैल्यू 15,000 आई तो सेकंड बॉन्ड में उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x की वैल्यू 15,000 बराबर 15,000। अर्थात उसे पहले बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी उसे टोटल इंटरेस्ट जो है टोटल ब्याज कितना मिलेगा 1800 रुपये। ठीक इसी प्रकार आपको बच्चों सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको 1800 की बजाय ब्याज दिया गया है 2,000 रुपये। तो मैं इसे शॉर्ट रूप में करता हूँ, ये जो का तो आपका यही रहेगी कॉलम x, दूसरी क्या बनेगी 30,000 माइनस x, ये तो एज इट इज रहेगी, और जो हमें ब्याज मिला है 5% और 7% ये भी एज इट इज रहेगा। बस हमारा 1800 के बजाय कितना आ जाएगा सामने 2,000। तो जब आप इसे हल करेंगे, इधर का हल करके सॉल्यूशन यही आएगा, तो हमारा इसे हल कर आ जाएगा 2,10,000 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू सामने कितना आ जाएगा 2,000। जैसे ही आप इसकी इधर गुना करते हैं और इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5,000। और दूसरे बॉन्ड में निवेश जब आपको करेंगे सेकंड बॉन्ड में निवेश, सेकंड बॉन्ड के लिए आ जाएगी 30,000 माइनस x यानी कि 25,000। तो आपको अगर 2,000 रुपये ब्याज के प्राप्त करने हैं तो पहले बॉन्ड में 5,000 और दूसरे बॉन्ड में 25,000, और यदि आपको 1,800 रुपये प्राप्त करने हैं तो पहले बॉन्ड में 15,000 और दूसरे में भी 15,000 प्राप्त करने हैं। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। पहले वाले बॉन्ड के लिए आप x रुपये मानेंगे और दूसरे कैसे पता चला है, टोटल 30,000 में से x घटा देंगे, 30,000 माइनस x। 5% 7% उसने दिया है, बस ब्याज एक बार आपको 1,800 रुपये दिया है, एक बार 2,000 रुपये दिया है। तो एक बार आपको 1,800 के बराबर लेकर चलना है, एक बार आपको 2,000 के बराबर लेकर चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 19 आपका पहला हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है एक स्कूल की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 10 दर्जन केमिस्ट्री की, 8 दर्जन फिजिक्स की और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें हैं और इनके विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। तो बताइए कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है। तो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले दर्जन में आपको किताब दी गई है तो आप उन्हें
1 में बना लीजिए, यानी कि दर्जन हटा लीजिए। 8 10 दर्जन है तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 10 की 12 में, 8 की भी 12 में, 10 की भी 12 में। तो टोटल आपके पास किताबों की संख्या आ गई 120 किताब हमारे पास केमिस्ट्री की आ गई, 96 किताब आपके पास फिजिक्स की आ गई और 120 किताब आपके पास अर्थशास्त्र की आ गई। अब इसने मूल्य दिया है, मूल्य आपको दिया है फिजिक्स का केमिस्ट्री का 80, फिजिक्स का 60, अर्थशास्त्र का 40। तो ध्यान रखते हैं जो आपकी वस्तुएं होती हैं उन्हें तो आप रो में लिखते हैं और जो प्राइस होते हैं उन्हें आप क्या में लिखते हैं कॉलम में। ऑब्जेक्ट को हमेशा रो में और प्राइस को हमेशा कॉलम में। अब उसने पूछा है बताइए कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारी क्या हैं ऑब्जेक्ट्स यानी कि किताबें हैं, बुक्स हैं, और ये हमारा क्या है प्राइस है। तो इस बुक्स की इसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी बुक्स हैं, पर प्राइस कितना है 80 रुपये पर बुक का मूल्य है और टोटल बुक है हमारे पास 120, तो 120 के 80 में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार 96 किताबें हमारे पास फिजिक्स की हैं, मूल्य 60 रुपये है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 120 किताबें हमारे पास अर्थशास्त्र की हैं जिसका मूल्य 40 रुपये पर बुक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को जोड़ते हैं तो इनका सम कितना आ गया 20160। तो इसका मतलब हमें 20160 रुपये देने पड़ेंगे। ये आपसे पूछा गया है कि बुक सेलर सभी पुस्तकों को बेचने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो टोटल प्राइस 20160 प्राप्त होगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, किताबों को आपको रो में लिखना है और मूल्य को कॉलम में लिखना है। जो मूल्य दिया है वो जो एज इट इज, पर जो किताबें दी गई थी वे आपको दर्जन में दी गई थी, तो दर्जन हटाने के लिए आपको 12 से गुणा करनी थी, इससे किताबों की संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी और फिर गुणा करके आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको x का ऑर्डर दिया है 2 गुना n, y का ऑर्डर दिया है 3 गुना k, z का ऑर्डर दिया है 2 गुना p और w का ऑर्डर दिया है n गुना 3 और p का ऑर्डर दिया है p गुना k। ये आपको गिवन है ऑर्डर और आपसे पूछा गया है py प्लस w y के लिए। py प्लस w के लिए आप बताइए क्या इसमें से ऑप्शन सही है। तो आप सबसे पहले p का ऑर्डर py है ना, तो इसके लिए लेकर चलते हैं। p का ऑर्डर हमारे पास दिया है p गुना k और y का ऑर्डर 3 गुना k। तो py के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कभी जब ही हो सकती है जब इन दोनों ये आपस में बराबर हो, यानी कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो बराबर है। तो py के लिए क्या पॉसिबल है, k बराबर 3 होना चाहिए। py के लिए क्या होना चाहिए, k बराबर 3 और py का ऑर्डर कितना होना चाहिए, इससे तो पता चलता है कि k बराबर 3 यदि होता है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और पहले और लास्ट वाले से पता चलता है कि जो मल्टीप्लाई आएगी py का टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, p गुना k। अब दूसरे टर्म में चलते हैं wy। w का ऑर्डर कितना है n गुना 3, y का ऑर्डर 3 गुना k। तो wy का आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं चूँकि 3 बराबर है, लेकिन wy का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि गुना करके क्या आएगा n गुना k। तो wy का ऑर्डर बनेगा n गुना k और py का ऑर्डर बना है p गुना k। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो प्लस में क्या होता है, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। तो ये प्लस तभी होते हैं जब दोनों ऑर्डर बराबर है। ये p गुना k है, ये n गुना k है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, p बराबर n। तो यहाँ से हमें दो बात पता चलती है, एक तो p प्लस p बराबर क्या आना चाहिए n, उससे तो पता चलेगा कि दोनों जुड़ जाएंगे। और k बराबर 3 से पता चलेगा कि py पॉसिबल है। तो अतः इसमें p बराबर n और k बराबर 3 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑर्डर यही लेंगे और इसमें हमें निकालना है 7x माइनस 5z। तो सबसे पहले आप x का ऑर्डर देखते हैं। x का ऑर्डर है 2 गुना n। z का ऑर्डर देखते हैं 2 गुना p। क्योंकि इसमें हमें माइनस करनी है, तो माइनस या प्लस तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। तो ये ऑर्डर सेम होने चाहिए, अर्थात 2 गुना n बराबर होना चाहिए 2 गुना p के। ये कब पॉसिबल होगा, जब n बराबर p। तो इसके लिए हमने कंडीशन फाइंड करी है n बराबर p, परंतु इसने कंडीशन नहीं पूछी, इसने पूछा है कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताइए। तो जिस क्रम के ऑर्डर को जोड़ा वह जिस क्रम के ऑर्डर को घटाया जाता है, जोड़ने और घटाने पर वही ऑर्डर बनता है। तो हमारे पास ऑर्डर कितना है 2 गुना n और 2 गुना p।
तो इन दोनों का ऑर्डर भी क्या आएगा, 7x - 5z का ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 गुना p आएगा या 2 गुना n ही आएगा। क्योंकि n बराबर p है इसलिए 2 गुना p या 2 गुना n आएगा। तो इसका आंसर होगा 2 गुना p या 2 गुना n। परंतु 2 गुना p हमारे आंसर में नहीं है, आंसर में हमारा 2 गुना n है, तो इसका आंसर होगा 2 गुना n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार यह एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।